बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं ज़ाहिद भट्ट। नाजरीन, मीनार पाकिस्तान के वाक़े के हवाले से एक बार फिर आज बात करेंगे। ये वाक़या जो काफ़ी खामोशी के बाद दोबारा अब सामने आने लग गया है। कल से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आयशा अकरम टॉप ट्रेंड चल रहा है। इसकी असल वजह क्या है? एक तरफ तो जिन्होंने शुरू में ये शो किया था कि हम दोनों बहन भाई हैं, इससे मुराद यानी रेनबो और आयशा अकरम की बात कर रहा हूँ, अब उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। एक तरफ आयशा अकरम ने कुछ इल्जामात लगाकर रेनबो को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, तो दूसरी तरफ रेनबो ने अब एक और इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारे इल्जामात आयशा अकरम पर लगा दिए। इस सब की असल कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसका जो मुकम्मल इंटरव्यू है वो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं और उसके पीछे असल हकाइक क्या है उसके उस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जुबारिया रहमान। बहुत शुक्रिया जुबारिया। जुबारिया, आपने भी देखा होगा रेनबो का जो इंटरव्यू है वो मेरे चैनल पर भी मौजूद है, वहां से नाज़रीन आप भी देख सकते हैं। इसके बाद इसकी असल हकाइक क्या है, ये सब पूरी एक कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद जी। बिल्कुल मैंने वो इंटरव्यू देखा और आपको भी देख के हैरत हुई होगी कि वो कहते हैं कि आपका चेहरा आपकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा या आंखें आपकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही। ज़ुबान कुछ और कह रही है, आपके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। मामला ये था जाहिद के हम डे फर्स्ट से एक बात कर रहे थे कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था और वतन की साख को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई, जिसमें लोग कामयाब भी हुए। 14 अगस्त के बाद से अगले 2 से 4 रोज में आपने देखा कि किस किस्म के फजूल ट्रेंड्स जो है वो हमारे सामने आए। पाकिस्तान में मौजूद हर मर्द के खिलाफ एक ट्रेंड सामने आया। ये भी ट्रेंड सामने आया कि खवातीन पाकिस्तान में महफूज नहीं है। उस चैनल ने इसको कवरेज दी जिनको शायद हम देखना भी पसंद इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा उछाला गया था इसको बहुत। खैर, अब हम आते हैं इस वाकये के ड्रॉप के सीन के ऊपर, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं। हुआ कुछ यूं है कि आयशा अकरम ने रात 1 बजे डीजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी को एक कंप्लेन कर दी है, एफआईआर दर्ज करवाई है। और वो क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि आयशा रेम्बो के बारे में क्या कह रही है और फिर रेम्बो आयशा के बारे में क्या कह रहा है, इस पर बात करेंगे। आयशा कहती हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरे साथ नाजेबा हरकत करता रहा और मेरी वीडियोस बनाता रहा। मीनारे पाकिस्तान वाकया भी रेम्बो का बनाया हुआ प्लान था। मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। इब्तिदा में जिन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे कपड़े फाड़े, वो भी रेम्बो के ही लाए हुए बंदे थे और ये जानबूझकर मुझे वहां लेकर गया। ये मुझसे ब्लैकमेलिंग के जरिए 10 लाख वसूल कर चुका है। अपनी आधी तनख्वाह और टिकटॉक से आने वाले जितने भी पैसे थे और जितने भी मैंने अब तक इंटरव्यूज दिए उसकी आधी रकम मैं इनको रेम्बो को दे चुकी हूँ। फिर जी सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आयशा अकरम जो है वो खामोश क्यों नहीं है, क्योंकि देखें बार बार वो पुलिस के सामने आ रही हैं और आपको याद हो शनाख्त परेड का अमल हुआ, अदालतों के चक्कर काटे ये लड़की। बिल्कुल, और उससे पहले भी जब ये वाकया हुआ तो जब इसने पहले इंटरव्यू दिया उसमें भी इसने बहुत सारी चीजें कुछ और कही थी। अच्छा जी, अब आपको याद हो कि इनके कुछ इंटरव्यूज सामने आए, आपने देखा कि हर इंटरव्यू में ये रेम्बो जो कि उनका मुंह बोला भाई उनके साथ था, जिनके साथ ये वीडियोस बनाती रही और कहती रही हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और बहुत गरीब है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, मैं इसको पैसे देती हूँ। खैर, वो छोटा भाई असल में इनको ब्लैकमेल करता रहा है और वो अकेला नहीं था। 13 लोगों का जो है वो गिरोह था जिसका लीडर था बादशाह नामी एक शख्स। ये बादशाह नामी शख्स आयशा की कंप्लेन के बाद जब छापे पड़ना शुरू हुए तो पिंडी का रिहायशी बादशाह जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन 13 लड़कों में से 7 लोग पकड़े गए हैं। बेसिकली ये ग्रोह क्या करता था वो मैं पहले आपको बताऊंगी। ये ग्रोह मुख्तलिफ लड़कों का ये जो ग्रुप था 13 लोगों का, ये बादशाह जो है वो पहले टिकटॉक लड़कियों तक अप्रोच करता था, इन लड़कों से उनकी दोस्ती करवाता था, देन वो उनके घरों तक दाखिल हुए और फिर आगे की सारी कहानी आप लोग खुद देख भी चुके हैं। फिर वही कि नाजेबा हरकत करना, वीडियोस बनाना और फिर ब्लैकमेल करना। आयशा का कहना है कि चूंकि ये मेरे साथ साए की तरह चिपका हुआ था, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। हर इंटरव्यू में आपने देखा होगा वो उसके साथ पाया जाता था। यहाँ तक कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि आयशा किसी चैनल को इंटरव्यू दे रही है लेकिन रेम्बो ने सडनली आके उसके कान में कुछ कहा और अपना माइक उतार के वहां से चली जाती है। खैर, अब आयशा का कहना है कि चूंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं मजीद इसको पैसे नहीं दे सकती थी। और आप खुद अंदाजा करें, जाहिर के सारी वीडियोस तो लीक हो चुकी हैं जिसकी वजह से उसको पैसे दे रही थी। वो कैसे लीक हुई
कि जो रैम्बो नामी शख्स है ये वही वीडियोस अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करता था और उन्हीं में से किसी ने इस वाकये से फायदा उठाते हुए वो वीडियोस लीक कर दी। अब आयशा को जब ये रियलाइज हो चुका है कि वीडियो सिर्फ रैम्बो के पास नहीं थी बल्कि उसके बहुत से दोस्तों के पास भी मौजूद थी और इसी सब वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है और टिकटॉक भी अब उसकी तकरीबन बंद हो चुकी है, कोई नहीं देखना चाह रहा उसको और कोई नया इंटरव्यू भी काफ़ी अर्से से उसका सामने नहीं आया जहाँ से उसको पैसे मिलते। तो आयशा का कहना है कि अब मेरे पास मजीद पैसे नहीं हैं जो कि मैं उसको देती। ये तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बाद ये 7 लोग तो पकड़े गए हैं और इनका बयान ये है जिनमें रैम्बो भी शामिल है, बाकी 6 का बयान है कि हम रैम्बो के कहने पर ही वहाँ गए थे। अच्छा जी, थाना लाड़ी अड्डा इनको मुंतकिल कर दिया गया है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बड़ा अजीब सा है और ये कहा जाए कि शर्मनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। रैम्बो से जो है वो जेल में एक इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ बातें उसने ऑन कैमरा की हैं और कुछ बातें उसने ऑफ कैमरा की हैं। ऑफ कैमरा उसने बहुत अच्छा को गालियां दी हैं। हर प्रोग्राम हर शो में ये बहन भाई का ड्रामा करते रहे कि ये मेरे घर का फर्द है, गरीब इंसान और पता नहीं क्या क्या। अब इन बहन भाइयों ने मिलके एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया है, यहाँ तक कि हर रात से पर्दा उठा दिया है क्योंकि जब रैम्बो जेल जाता है तो रैम्बो इकरार कर लेता है कि वो आयशा के साथ रिलेशन में था, ये दोनों साथ थे। ये सवाल ही पैदा होते जाहिर मुझे नहीं पता हम किस तरह के सिस्टम को परवान चढ़ा रहे हैं। आपने रहना भी साथ है, आपने वो तमाम हरकत करनी है जो कि शादी के बाद जायज़ तरीके से होनी चाहिए, लेकिन फिर आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? एक सच्चा रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता जायज़ रिश्ते में क्यों नहीं बनते? मुझे ये बात समझ से बाहर है मेरे लिए। खैर, कैमरा बंद होते ही आयशा को गंदी गंदी गालियाँ देता है। दोनों ने एक दूसरे के राज से पर्दा उठा लिया है। ऑन कैमरा रैम्बो कहता है मीनारे पाकिस्तान वाकया मेरा प्लान नहीं था और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आयशा ने जाना ज़रूर था मगर किसी और के साथ। लेकिन होता क्या है कि चूंकि उस बंदे का जो भाई है उसकी डेथ हो जाती है तो वो सडनली मुझे कॉल करती है कि जी इस तरह से हमें जाना है, वहाँ पर एक प्रोग्राम है और मुझे वहाँ तराना पड़ना है। अच्छा जी, आप पता नहीं कौन सा तराना पढ़ने वहाँ जा रही थी कि सारा तमाशा आपने लगा दिया। रैम्बो कहता है कि मैंने उससे पूछा भी कि वो जगह इस तरह की नहीं है कि हम वहाँ सरेआम जा सकें, तो सिक्योरिटी का क्या सीन है? तो आयशा का कहना था कि जिनका प्रोग्राम है उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन रैम्बो ने कहा कि फिर भी मैंने कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी साथ रखनी चाहिए और फिर जो भी हुआ मुझे नहीं पता वहाँ किसने क्या किया। खैर, रैम्बो कहते हैं कि ऑफ कैमरा जी बिल्कुल मुझे रैम्बो को कहना है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझ पे FIR किस चीज़ की है। खैर, फिर जिस रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू किया है ऑफ कैमरा उसने उससे पूछा कि आप लोग तो ये भाई बहन ये सब ये क्या सीन था? तो उसने कहा कि कोई बहन नहीं है मेरी, कोई भाई नहीं हूँ मैं उसका और हम तो एक रिलेशन में मौजूद थे और यहाँ तक कि मरी में भी कई रातें लोग गुजार चुके हैं। बड़ी गंदा सा इनका ये रिलेशन है। खैर, वो कहता है कि आयशा जो है वो झूठ बोल रही है, मेरा सारे अमल में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि यासिर शामी और इकरारुल हसन साहब, आपको याद हो कि ये 2 पहले शख्स थे जो वहाँ पहुँचते हैं वाले, उनके पास पहुँचने वाले और सबको वायरल करने वाले। बिल्कुल, और ये भी इंकिशाफ हुआ था कि रैम्बो उनको वहाँ पर लेकर गया। अब रैम्बो जेल में मौजूद कह रहा है कि इन्होंने मुझे रात के 12 बजे कॉल की कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जबकि मैंने मना किया। तो सहाफी ने सवाल किया कि आप पर इल्जाम है कि उस इंटरव्यू से हासिल होने वाले 5 लाख रुपए भी आपको दिए गए हैं, जिससे रैम्बो ने साफ इनकार कर। क्या मामला ये तो आगे जब रैम्बो की लिखता परेड होगी पंजाब पुलिस से तो फिर बाकी का सारा मामला सामने आएगा। लेकिन एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन मुल्क की साख को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाए। ये ड्रामा किसी और दिन कहीं और कर लेते तो शायद पाकिस्तान की इतनी बदनामी ना होती। बिल्कुल, और खासकर हम सबको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि नाज़रीन, जो झूठ होते हैं उसके पाँव हमेशा छोटे होते हैं। ये आम मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर देख लें कि एक दूसरे को एक तरफ तो बहन भाई कह रहे थे और अब वही एक दूसरे के वीडियोस लीक कर रहे हैं, वही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और जो एक दूसरे के हकायक के जो असल चेहरा है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।